विश्व प्रसिद्ध सावन शुरू हो रहा है। इसकी तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि इस साल पहले से बेहतर व्यवस्था होंगी। रांची में आयोजित बैठक में मेले में व्यवस्था और उसकी तैयारी पर चर्चा हुई। राज्य सरकार की कोशिश है कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। आज सीएम के साथ बैठक में सभी विभागों के प्रधान सचिव, डीजीपी दुमका के आयुक्त, दुमका रेंज के डीआईजी, पर्यटन निदेशक, देवघर के उपायुक्त समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। हर साल सावन महीने में लाखों श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचते हैं। ऐसे में प्रशासनिक तैयारियों को लेकर यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक आहूत हुई है। आगामी श्रावणी मेला कैसे संपन्न हो इसको लेकर और बहुत सारी बातें आई, सारी चीजों को हमने देखा, प्रेजेंटेशन भी देखा। इस बार राज्य में जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनका भावी स्वागत इस राज्य में होगा। और राहुल गांधी पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने निशाना साधा है। विदेश मंत्री पर उनके बयान को लेकर यह निशाना साधा, उसे अशोभनीय करार दिया गया। कांग्रेस पाकिस्तान को लेकर एक बयान उन्होंने दिया है। पिछले दिनों कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर आरोप लगाया था कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों पर हमलों के बारे में पाकिस्तान को पहले ही आगाह कर दिया गया था। राहुल गांधी के इस आरोपों पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने जमकर निशाना साधा। निशिकांत दुबे ने साल 1991 में कांग्रेस सरकार के दौरान हुए एक समझौते को याद उन्होंने दिलाई, जिसमें किसी भी आक्रमण या सेना के मूवमेंट की जानकारी एक दूसरे से शेयर करना जरूरी बताया गया था और पूछा कि क्या यह समझौता देशद्रोह है। हमारी सरकार और आपकी सरकार का नहीं है। सवाल यह है कि 1947 से पाकिस्तान को हम आतंकी राष्ट्र मानते हैं। 78 साल से कश्मीर के मुद्दे पर हमारी उनके साथ लड़ाई चल रही है। हमारे कश्मीर के हिस्से को पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर रखा है। उसके बाद जो आप कंसेशन देते रहे, 1950 में नेहरू लियाकत समझौता हो, 1960 का सिंधु जल समझौता हुआ, 1975 का शिमला एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद 1991 में तो आपने हाथ ही काट दिया कि हमारी आर्मी, कोई भी देश का डिफेंस सिस्टम कैसा काम करता है, हम पार्लियामेंट के अंदर भी डिफेंस के ऊपर चर्चा नहीं करते। पार्लियामेंट के अंदर भी डिफेंस के स्ट्रेटेजिक चीज़ों के बारे में कोई जवाब नहीं दिया जाता है। इवन स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में भी ये कहा जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है? यहाँ तो आपने हाथ काट के 1991 में जब आप सरकार को समर्थन दे रहे थे माननीय चंद्रशेखर जी की सरकार को, और 94 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तब ये इम्प्लीमेंट हुआ। आपने तो हाथ काट के लिख दिया कि हमारी आर्मी कहाँ डिप्लॉय होगी, आपकी नेवी कहाँ डिप्लॉय होगी, आपका एयरफोर्स कैसे फंक्शन करेगा, वो कैसे एक्सरसाइज करेगा। तो ये सारी बातें क्या देशद्रोह नहीं है? कांग्रेस ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए देश के साथ धोखा नहीं किया कि उनको बांग्लादेशी वोट बैंक चाहिए, उनको पाकिस्तानी वोट बैंक चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमान तो इस देश के नागरिक हैं। उनको पता है कि उनके कब्जे में नहीं आने वाले हैं। ऐसा वोट बैंक जो किराएदार बना हुआ है उस कारण से किया। और मुझे लगता है कि भारत सरकार को इसके ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा चालू करना चाहिए और इस एग्रीमेंट के ऊपर जो एग्रीमेंट बनाने वाले थे, करने वाले थे, उनके ऊपर वो जिंदा है या नहीं जिंदा है वो उनका अपना सवाल है, लेकिन किस परिस्थिति में हुआ ये देश को बताना चाहिए और कांग्रेस के ऊपर एफआईआर करना चाहिए। राहुल गांधी पर निशिकांत दुबे के वार पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि निशिकांत दुबे को चीजों की समझ नहीं, श्रेय लेने के लिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। निशिकांत दुबे जी को पहले कोई भी चीज की जानकारी लेनी चाहिए। पहली बात तो ये कि देशद्रोह का मुकदमा तो उनके ऊपर चलना चाहिए। आज वो पूरे विश्व के सामने एक प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से, एक प्रतिनिधि मंडल का सदस्य होने के नाते भारत का पक्ष रखने गए हैं कि किस तरह से यहाँ पर आतंकवादी घटनाएं घटी पिछले 22 अप्रैल को और पाकिस्तान की जो भूमिका है, और वो गए हैं उन देशों में, अधिकतर उन देशों में जाकर उन्हें भारत का पक्ष विश्व पटल पर रखना है। मुस्लिम देशों की संख्या उसमें ज़्यादा है। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने लोकायुक्त के खाली पद पर सवाल उठाए। रांची में उन्होंने कहा कि 5 साल से लोकायुक्त का पद खाली है, जिसके कारण आम जनता की न शिकायतें सुनी जा रही है और न ही उस पर कोई कार्रवाई हो रही है। बाबूलाल मरांडी ने रांची में लोकायुक्त, महिला आयोग, सूचना आयोग,
पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष का पद खाली रखने के आरोप लगाए और कहा कि हेमंत सरकार जानबूझकर इन पदों को नहीं भर रही है ताकि भ्रष्टाचार किया जा सके। लेकिन वैसे जितनी भी जो संस्थाएं हैं वो सबके सब झारखंड में ठप पड़ा हुआ है, चाहे लोकायुक्त हो, चाहे सूचना आयोग हो, महिला आयोग हो, मानवाधिकार आयोग हो, उपभोक्ता फर्म जैसे संस्थान जो है ना वर्षों से जहां पर कोई नियुक्तियां नहीं, कहीं पर अध्यक्ष नहीं है, कहीं सदस्य नहीं है, कहीं पर तो मात्र संस्थान ही नाम का है, कुछ भी नहीं है। जहां से आम जनता को जो न्याय की उम्मीदें होती है या जिस संस्थान से पारदर्शिता और जवाबदेही जहां सुनिश्चित होती है, उन सब को राज्य सरकार ने निष्क्रिय कर रखा है। इससे राज्य की जो लोकतांत्रिक ढांचा है उसको सरकार ने कमजोर किया है। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। डीजीपी पर बाबूलाल मरांडी ने हमला किया है। गैरकानूनी रूप से पद पर है डीजीपी, ये बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया किसी की भी हत्या करा सकते हैं, मुझे घूमने में भी डर लगता है, डीजीपी को सस्पेंड होने का भी डर नहीं है। बाबूलाल मरांडी के बड़े आरोप। अनैतिक रूप से सीएम ने पद पर रखा है, केंद्र सरकार से कार्रवाई की मांग की गई है। बाबूलाल मरांडी की ओर से बड़ी खबर इस समय रांची से आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। डीजीपी पर बाबूलाल मरांडी ने कई हमले किए। गैरकानूनी रूप से पद पर है डीजीपी, किसी की भी हत्या कर सकते हैं, मुझे घूमने में डर लगता है, डीजीपी को सस्पेंड होने का डर नहीं है। अनैतिक रूप से सीएम के पद पर उन्हें रखा गया है, सीएम ने उन्हें पद पर रखा है। आज भी इलीगल वो काम कर रहे हैं। मुझे आज तो हमें भी डर लगने लगा, अगर इस प्रकार के डीजीपी किसी को हत्या भी कर दे तो उनको क्या कार्रवाई उनके ऊपर हो सकता है। ना उनको सस्पेंशन की डर है क्योंकि उनका तो सर्विस ही समाप्त हो गया। तो एक प्रकार से एक क्राइम करने के लिए ही डीजीपी अनुराग गुप्ता को राज्य के मुख्यमंत्री ने रखा है। मुझको ही खुद डर लगता है आजकल घूमने में। क्या पता है कि कहां किससे हमला करवा देंगे, कि कौन रेस्पॉन्सिबल होंगे इसके लिए। राज्य के मुख्यमंत्री को इसकी बतानी चाहिए कि ऐसा व्यक्ति को जब कोई लीगल नहीं है और फिर उसके बाद वो डीजीपी के पद पर बैठ करके काम करे तो ये आश्चर्य है। हिंदुस्तान देश के अंदर में कहीं भी इस प्रकार की स्थिति नहीं है। और दिल्ली में कल नीति आयोग की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सभी राज्यों के सीएम या फिर उनके प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसको लेकर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सलाह दी कि वो इस बैठक में राज्य के विकास को लेकर उन्हीं मांगों को रखें जो वास्तव में वाजिब है, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा है कि नीति आयोग की बैठक में हर राज्य को अपनी बात रखने का अधिकार है। हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जो साउथ के स्टेट है बहुत पैसा ले जाते हैं, तो भाई ले जाते हैं तो वहाँ काम होता है, काम के बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र देते हैं, उसके बाद वो पैसे डिमांड करते हैं। यहाँ तो पैसे मिल जाते हैं, उसका उपयोगिता नहीं होता, घोटाला हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में किस मुंह से नीति आयोग के सामने अपनी बातें रखेंगे, क्योंकि वहाँ के अधिकारी जो होते हैं ना उनके पास सब पता रहता है, हर राज्य का उनके पास जन्म कुंडली रहता है। तो सही सही बात वहां रखना होगा, तो मैं समझता हूं कि फायदा होगा। और शराब घोटाले में गिरफ्तार आईएएस विनय चौबे का रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाज चल रहा है। विनय चौबे का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उनकी किडनी में भी समस्या है। मेडिसिन विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ऋषि गुड़िया उनका इलाज कर रहे हैं। अभी विनय चौबे के ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है। नेफ्रोलॉजी विभाग के डॉक्टर ने भी विनय चौबे के स्वास्थ्य की जांच की है। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी नामक बीमारी से ग्रसित है विनय चौबे।
और झारखंड में शराब की बिक्री को लेकर टीएसी की बैठक में लिए गए फैसले पर बीजेपी ने भी सवाल उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि इस फैसले से आदिवासी इलाके में शराब की दुकानें खुलेंगी तो आदिवासियों के लिए ठीक नहीं। वहीं बीजेपी की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर कांग्रेस का कहना है कि विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है। ये शराब के जो सिंडिकेट वाले होंगे, शराब के माफिया लोग होंगे, ये इसी तरह के प्रत्येक एरिया में, प्रत्येक गांव में जो वहाँ के दबंग लोग हैं उनको अपने कब्जे में लेकर पैसे के बल पर और फिर शराब की दुकानें खुलेगी। यानी ये हेमंत सोरेन की सरकार अब गांव-गांव में ये शराब की दुकानें खोलने जा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति कर रही है। टीएसी की बैठक से तो भाग गई थी, टीएसी की बैठक में सम्मिलित नहीं हो पाई थी, टीएसी की बैठक का बहिष्कार किया था। क्यों बहिष्कार किया था? अगर आप बैठते तो वहीं पे इन विषयों पे चर्चा करते, अपना विरोध दर्ज करवाते, अपना मंतव्य देते। तो रणछोड़ लोग अब जब लड़ाई खत्म हो जाती है तब उस पर राजनीति करते हैं। ये और तमाम हाईटेक व्यवस्थाओं का दावा करने वाली रिम्स सुरक्षा के मानकों पर फेल साबित हो रही है। हालत यह है कि अगर आग लग जाए तो रिम्स इसे बुझाने में भी सफल नहीं हो पाई। ऐसा हम नहीं बल्कि रिम्स की व्यवस्था कह रही है। रिम्स में लगे हुए अग्निशमन यंत्र पिछले कुछ दिनों से एक्सपायर पड़े हैं। ऐसे में यदि अस्पताल परिसर में आग लग जाती है तो भारी नुकसान से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं इलाज करा रहे मरीजों की जान पर भी खतरा मंडरा रहा है। रिम्स प्रबंधन भी इस बात को मान रहा है कि अस्पताल में लगे हुए उपकरण खराब पड़े हैं और उसे बदलने की जरूरत है। 3-4 दिन में हुए हैं और कुछ चेंज होने वाले हैं, क्योंकि उसका जो एक्चुअली पूरा का पूरा एएमसी होना था, एनुअल मेंटेनेंस, वो प्रोसेस में है। मुझे लगता है वो जल्दी हो जाएगा, लेकिन इसके बाद भी हमने इमरजेंसी बेसिस पे चेंज करवाए हैं। आप शायद सही कह रहे हो, कुछ जगहों पे अभी पुराने हों, लेकिन उन पे हमारी नज़र है। हम जल्दी उसको एक्सपेडाइट कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग लाख दावे कर ले, पर रिम्स की स्थिति सुधरती हुई नजर नहीं आ रही है। रिम्स के अंदर लोगों के जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये खिलवाड़ इस तरीके से कि रिम्स में अगर आग लग जाए तो उसे बुझाने वाला जो फायर एक्सटिंग्विशर मशीन है वो तक एक्सपायर हो चुका है। इस वक्त आप देखिए कि फायर पंप रूम है और हालात आप समझिए कि फायर पंप रूम के अंदर जो लगे हुए फायर एक्सटिंग्विशर हैं वो भी एक्सपायर पड़े हुए हैं। ये सिर्फ फायर पंप रूम के अंदर की बात नहीं है, बल्कि जब भी आप रिम्स में आएंगे और जिस इलाके में भी जाएंगे, चाहे वो ट्रॉमा सेंटर का हो, ऑन्कोलॉजी का हो या फिर ओपीडी का इलाका हो, जहां भी इस तरीके के फायर एक्सटिंग्विशर लगे होंगे वो एक्सपायरी होंगे। इसमें से अगर आप तारीख की बात करेंगे तो वर्षों पहले जो है वो एक्सपायर हो गया है। इसके ठीक बगल में जो स्टाफ काम कर रहे हैं वो कहते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर मशीन बदलने के लिए कब आया था ये तक उन्हें नहीं पता है। हालांकि इन तमाम चीज़ों पर रिम्स के डायरेक्टर ने कहा है कि एक्सपायरी चीज़ों को लेकर रिम्स सख्त हुई है और जो मेंटेनेंस एजेंसी है उसे भी तलब किया गया है और तमाम प्रक्रिया जो है वो चल रही है कि जल्द से जल्द फायर एक्सटिंग्विशर को बदला जाए और रिम्स को सुरक्षित किया जाए। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और रिम्स की स्थिति को देखते हुए कई सवाल उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 ये सवाल पूछ रहा है कि अगर आग लगी तो कैसे बुझाई जाएगी? हादसा होता है तो जिम्मेदार कौन होगा? और रिम्स प्रबंधन की नींद अब तक इस पूरे मामले पर क्यों नहीं खुली? न्यूज़ 18 लगातार ये सवाल पूछ रहा है। एक्सपायर हो चुके अग्निशमन यंत्र, तो फिर आग लगती है तो इसे बुझाया कैसे जाएगा? खबर रामगढ़ से है, जहां पुलिस ने अंतरराज्यीय गांजा तस्कर गिरोह का खुलासा किया है। गिरोह के 2 सदस्यों को 25 किलो गांजे के साथ पतरातू से गिरफ्तार किया गया, जिसका बाजार मूल्य 6 लाख रुपए। गांजे की खेप ओडिशा के भुवनेश्वर से रेल के रास्ते दिल्ली ले जाई जा रही थी। पतरातू के गेरवा टांड के पास तस्करों को पकड़ा गया। आरोपी बिहार के बाढ़ और पटना के रहने वाले हैं। तलाशी के क्रम में उनके दोनों के अलग अलग बैग से बहुत सारे पैकेट्स मिले हैं और बाद में उसको खोलकर देखा गया तो गांजा के रूप में उसकी पुष्टि हुई है, जिसमें 2 व्यक्ति, एक शत्रुघ्न कुमार जो कि बाढ़ पटना का रहने वाला है, उसके पास से
11 पैकेट बरामद हुआ है, जिसमें कि 11 किलोग्राम गांजा है। दूसरा लालू कुमार, जिसके पास से 14 पैकेट बरामद हुआ है, जिसमें 13 केजी गांजा है। और ये दोनों इस गांजा को लेकर ये लोग ट्रेन पकड़ के इसको दिल्ली ले जाते हैं और दिल्ली में इसकी खपत करते हैं। पुलिस को गांजा के अवैध तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पतरातू में पुलिस ने गांजा के एक बड़ी खेप को पकड़ा। आप देख सकते हैं लगभग 25 किलो गांजा है, जिसका बाजार मूल्य जो है 6 लाख रुपए बताया जा रहा है। जो 2 तस्कर थे रेल मार्ग के माध्यम से इसे नई दिल्ली ले जाने के फिराक में लगे हुए थे। इससे पहले पूर्व ही पुलिस ने इन्हें दबोच लिया गरेवा ताड़ के निकट में। देख सकते हैं बिहार के पटना जिला का एक इसमें तस्कर है, दूसरा भी पटना जिला का ही बताया जा रहा है। दोनों को गिरफ्तार करके रामगढ़ जेल भेज दिया गया है। रामगढ़ एसपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया ये गांजा दरअसल उड़ीसा के भुवनेश्वर से ला करके रेल मार्ग के माध्यम से दिल्ली ले जाया जाता था, वहीं इसे खपाया जाता था। लेकिन पुलिस को पूर्व में सूचना मिली और दोनों तस्कर को दबोच लिया गया। ऐसे में कहा जा सकता है कि रामगढ़ पुलिस की एक बड़ी सफलता है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। खबर हजारीबाग से, जहां 21 मई को तेज बारिश के बाद नदी में आई तेज धार ने 3 मजदूरों की जान ले ली। अचानक आई बाढ़ में तीनों मजदूर बहकर पुराने खदान के गुफानुमा गड्ढे में समा गए। मौके पर पहुंचे एनटीपीसी की टीम के सहयोग से राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है, जो पिछले 2 दिन से जारी है। 36 घंटे बीत जाने के बाद भी तीनों मजदूरों का कोई सुराग नहीं लगा। केरेडारी सीओ खुद पूरे अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीसी के जरिए एनडीआरएफ को सूचित किया गया ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई जा सके। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और प्रशासन से जल्द राहत और मुआवजे की मांग की जा रही है। हम लोग वहाँ से जब तक दौड़ रहे हैं तब तक हम लोग देखे कहाँ तक पानी का बहाव है। ये आगे जाने में एक क्रम है, वहाँ पर देखे गड्ढा है, पानी आगे मैंने जा नहीं रहा था। तो हम लोग शक के जाहिर से इस बंद पड़े हुए खदान में हम लोग उनको लाश को खोज रहे हैं कि वो लाश मिल जाए। उनका अंतिम संस्कार करने के लिए हम लोग पड़े हुए हैं पूरा गांव। तो मशीन वगैरह मंगवाए हैं, उससे पानी का निकासी कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम लोग जल्द पानी निकासी करने के बाद जो एक्सपर्ट लोग हैं यहाँ के उनको अंदर भेज करके प्रयास करेंगे कि जो 3 बॉडी अंदर गया है उसको हम लोग निकालें। इसकी सूचना उपायुक्त महोदया के माध्यम से एनडीआरएफ को भी दे दी गई है। उम्मीद है कि जल्द वहाँ की भी टीम आएगी और इसमें हम लोग को सहयोग करेगी और जल्द से जल्द हम लोग जो अंदर गए उनको निकालने में सफल होंगे। और दुमका से बड़ी खबर मिल रही है। 2 दिन से बिजली और पानी नहीं, बिजली पानी के लिए सड़क पर लोग उतरे हैं। एसपी कॉलेज रोड को जाम कर दिया गया, प्रदर्शन किया गया। बुधवार को आंधी बारिश आई जिसके चलते ये बिजली की समस्या पैदा हुई है। एसपी कॉलेज के हॉस्टल के छात्रों का कहना है कि बिजली और पानी नहीं आने से परेशानी बढ़ रही है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। लोग परेशान होकर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें समाप्त की टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां सड़क को जाम कर दिया गया और बिजली पानी नहीं आने से लोग परेशान हैं और जल्द से जल्द इस समस्या का निदान चाहते हैं। हम लोग का हॉस्टल का छात्र हैं, एसपी कॉलेज हॉस्टल के छात्र हैं। 3 दिन से लाइट नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से स्टूडेंट दर दर भटक रहा है, पानी के लिए तरस रहा है, बूंद बूंद के लिए तरस रहा है। हम लोग प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग का लाइट दे और पानी के समस्या को दूर करें। 72 घंटा से लाइट नहीं है। लाइट के बाद छोड़िए, हम लोग हॉस्टल का लड़का को पानी पीने का इतना दिक्कत हो रहा है। इंडियन बैंक के सामने एक चापाकल है, वो चापाकल को 2 घंटा चापते हैं तब हल्का हल्का पानी आता है। तो सर को समझना चाहिए कि हॉस्टल में 2 टंकर 3 टंकर पानी भी चाहिए, जरूरी चाहिए था, लेकिन अभी तक इस सब चीज का भी व्यवस्था नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग को मजबूरन आकर रोड जाम करना पड़ा। खबर सरायकेला से, जहां बोंग बोंगा नदी पर बना डायवर्शन बह गया, जिसके कारण जमशेदपुर का जगसुलाई इलाके में संपर्क कट गया है। लोग ग्रामीण सड़क से जुगसुलाई जा रहे हैं, इसके लिए उन्हें 5 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही। 2024 में विधानसभा चुनाव के दौरान बोंग बोंगा नदी पर बना पुल ढह गया, जिसके बाद डायवर्जन बनाया गया था। अब बीती रात हुई तेज बारिश के कारण नदी के तेज बहाव में बह गया। 6 महीने में पुल नहीं बनने से लोग गुस्से में हैं। क्या दिक्कत हो गया? रास्ता बंद है। कितना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? सामना तो करना पड़ रहा है, अभी घूम के जाना पड़ेगा। हाँ, बताइए। 2 दिन से बना है ये, 6-7 महीना हो गया लग रहा है। कितना दिक्कत हो रहा है पुलिया टूटने से? दिक्कत हो रहा है। पहले हम लोग वहाँ वो रोड से आना जाना करते थे, अभी वो रोड से भी आना जाना करने नहीं सक रहे हैं। अभी इधर से आना जाना 4 चक्का लेकर के अगर मान ली कहीं जाते हैं तो हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है।
अब जल्दी बनना चाहिए। कब से हम लोग देख रहे हैं ये रोड ऐसे कब से बन रहा है पता नहीं। और धनबाद के अंचल कार्यालय में जमीन संबंधित कार्य के निष्पादन के लिए रैयतों को कार्यालय का चक्कर काटना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी अंचल कार्यालय काम नहीं करते, जिससे परेशान होकर बागमारा अंचल में दर्जनों रैयतों आंदोलन करने को विवश हैं। इसको लेकर पूर्व ब्याडा अध्यक्ष विजय झा ने बागमारा सीओ पर मनमानी का आरोप लगाया। बागमारा अंचल में बैठे हुए पदाधिकारी सीओ पाल किशोर महतो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन कर रहे हैं और मर्यादित आचरण कर रहे हैं, और जो भी व्यक्ति उनके यहाँ विभागीय काम से आता है उनको अपने अपने अलग तरीके से परेशान करते हैं। डोगरा आर्ट महिलाओं के लिए रोजगार का साधन बनता जा रहा है। सरायकेला से 20 महिलाओं का समूह हजारीबाग पहुंचा और झारक्राफ्ट के अर्बन हाट परिसर में विलुप्त होती कला डोकरा आर्ट सीख रहे हैं। आपको बता दें कि डोकरा आर्ट मूल रूप से छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल की कला है। इसमें कांसा से तैयार बर्तन और पशु पक्षियों की आकृति के साथ प्रतिमा को तैयार किया जाता है। झारखंड में महार जाति के लोग इस कला को जीवित रखे हुए हैं। पिछले 15 साल से हजारीबाग के झारक्राफ्ट केंद्र में गुड़न महार डोकरा आर्ट का प्रशिक्षण ले रहे हैं। मैं यहाँ अर्बन हाट में 15 साल से मास्टरी कर रहा हूँ, डोकरा मास्टर। अभी लड़की लोग आई है सरायकेला से, शायद 12 तारीख से इन लोग को ट्रेनिंग में सिखा रहे हैं। अभी कुछ 1-2 आइटम इन लोग पकड़ लिया है। 15 दिन में क्या होने वाला है सर, बहुत अड़गुड दिए। डोकरा आर्ट किया है, बहुत मेहनत का है। ये ऑर्डर देते हैं हम लोग को 100 पीस 50 पीस, बिरसा मुंडा चाहिए 50 पीस, तो बिरसा मुंडा हम लोग रात दिन बना के उनको देते हैं। यहाँ डोकरा आर्ट सीखने के लिए आए हैं। जैसे ये जो आर्ट हम लोग का बनता है, हम लोग इसको भूलते जा रहे थे, तो एक तरह से जिला प्रशासन से ही बोला गया कि इसको सीखना बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ से ही सभी दीदियों को भेजा गया यहाँ सीखने के लिए। और खबर साहिबगंज से, जहां बोरियो प्रखंड के काशी गुनिया गांव में न सड़क है और न गांव में पीने के पानी की कोई व्यवस्था है। इस गांव में आदिम जनजाति पहाड़िया निवास करती है, जो विलुप्त होने की कगार पर है। इस जनजाति के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही, लेकिन काशी गुनिया गांव में जनजातियों को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल रहा। पहाड़ से 1 किलोमीटर नीचे उतरने पर इन्हें पानी मिलता है। हर दिन गांव में महिलाएं 3 से 4 बार पानी लेने पहाड़ से नीचे उतरती हैं। गांव वालों का कहना है कि कई बार पानी और सड़क के लिए उन्हें शिकायत करनी पड़ी, लेकिन कोई उनकी सुनने वाला नहीं। तो इस बुलेटिन